हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए कहानी सियाह आवाजें अंधेरों की का अगला भाग लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आती रहूं, तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने सुना आशिता, कबीर और वेद सियाह की किताब में शीर्षक मिट्टी नाम से एक कहानी पढ़ते हैं, जिसमें उन्हें डूना नाम की एक डायन के बारे में पता चलता है। उन्होंने जिस खुफिया कमरे को ढूंढ निकाला है वह एक बच्ची सांझ का है, जो कि डूना थी। कहानी पूरी पढ़ने के बाद कबीर के मन में आता है कि वह उस डायन बच्ची और बाहर भटकते पिशाच का सामना करवा सकते हैं। दूसरी तरफ वेद अजीब सा हो जाता है। यहाँ एक राज खुलता है कि वेद और आशिता की कभी एक बच्ची थी। वेद ने दुनिया की नजरों में उसे गोद लिया था। आशिता को यह नहीं मालूम था। उसे यही बताया गया था कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। फिर वह बच्ची वेद की पत्नी की लापरवाही से मर गई थी, जिसका वेद को बहुत गहरा पछतावा है। सांझ इसी दुख से उसे काबू कर लेती है और वह बाहर उस वैम्पायर से भिड़ने निकल पड़ता है। कबीर और आशिता फिर उस किताब को खंगालने जा रहे हैं, जिससे उन्हें इन सब से निकलने का कोई रास्ता मिल सके। अब आगे क्या देख रही हो? कबीर बोला। आशिता उसी कमरे की एक खिड़की से बाहर देख रही थी। इसी खिड़की से तो सबसे पहले उसने उस काले साए को देखा था, लेकिन फिलहाल नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कबीर, कहीं वेद ने उसे मार दिया हो तो? वो वैम्पायर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। वैसे तो जब भी यहां से बाहर देखो खुद की तरफ घूरता हुआ ही मिलता है कमबख्त, आशिता उम्मीद से बोली। माना वेद एक बहादुर पुलिसमैन था, मगर इतना भी नहीं कि एक खतरनाक वैम्पायर से भिड़ जाए। लेकिन उसके पास सांझ की पावर्स भी तो थी ना। सांझ ने उसे पजेस कर लिया था, तो अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था। अगर वो वैम्पायर मर चुका है तो? आशिता से जवाब देते नहीं बना। वो आकर कबीर के सामने बैठ गई। उसने किताब को वापस उसी मेज पर रख दिया। क्या सोच रही हो? सोचना क्या है, शुरू करूं? बोलती हुई आशिता ने किताब खोल ली। कबीर ऊँघता हुआ सा अपनी कुर्सी के पीछे टिक गया। आशिता किताब में कहानियां तलाश रही थी, कुछ भी ऐसा जो उन्हें उनके मौजूदा हालात के बारे में कुछ बता सके। यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसमें और भी वैम्पायर्स की कहानियां मिली, मगर उस कहानी से रिलेटेड कुछ भी नहीं। आशिता बोली। तुम उस वैम्पायर के पीछे पड़ी हो? मुझे तो लगा इस सारे झमेले का ही कुछ पता चलेगा। मतलब कहानियां क्यों जिंदा हो रही हैं, इस बारे में कुछ नहीं है क्या? हाँ, लेकिन वो वैम्पायर भी टल जाए ना, तो कम से कम हम इस भूत बंगले से निकल पाएंगे। एक बार यहां से निकल गए तो किसे पड़ी है सियाह और उसकी मनहूस कहानियों की। यार, ये सियाह का बच्चा कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं लिख सकता था? भूत प्रेत लिखकर हमें फंसा दिया। कबीर खींचता हुआ बोला। आशिता खामोशी से पन्ने पलटती रही। किताब में इस बारे में कुछ नहीं लिखा कि वो वैम्पायर कैसे खत्म होगा ना। हाँ, लिखा होता तो हमारा काम ना आसान हो जाता, कबीर कड़वाहट से बोला। वैसे वो जो कहानी थी उसके हिसाब से वो पिशाच उस पेड़ में बसता था। फिर चौकीदार के बेटे ने उस पेड़ पर फांसी लगाई तो वो पिशाच जाग उठा और उसके शरीर में आ गया। मतलब शुरुआत वह पेड़ थी। तो ऐसा तो नहीं कि वो पेड़ खत्म होगा तो वो पिशाच भी खत्म हो जाएगा? कुछ भी, आशिता अविश्वास से सिर हिलाती हुई बोली। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ सोचकर ही ऐसा बोल रहा हूं। क्या? पता है, हमारे गांव की भी ऐसी ही एक कहानी थी। नानी सुनाती थी मुझे। सच्ची कहानी बताते हैं लोग उसे। कहते हैं वहां भी एक श्रापित पेड़ था जिसमें कोई भूत वगैरह रहता था।
क्या? हाँ, और मुखिया ने इनाम घोषित किया कि जो भी उस पेड़ को काट देगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन वैसे पेड़ को काटने की हिम्मत भला किसकी होती? फिर एक बंदे ने सोचा कि मतलब तो पेड़ के खत्म होने से था ना, क्या फर्क पड़ता है कि वो कटकर हो या सूख कर। मतलब उस बंदे ने उस पेड़ की गोलाई में एक गड्ढा खोदा और उसमें ढेर सारा नमक दबा दिया। कुछ ही दिनों में वो पेड़ सूख गया। वो शैतानी साया भी गांव से चला गया। ग्रेट, मगर सबको पता था ना कि वो पेड़ कौन सा और कहां था। यहाँ पहली बात कि हम घर से निकल ही नहीं सकते। अरे हमें तो ये तक नहीं पता कि वो पेड़ है कहाँ जिससे चौकीदार के बेटे ने फांसी लगाई थी। आशिता परेशानी से बोली। ये तो है, कबीर सर झुकाए सोचता हुआ बोला। आशिता ने फिर वो किताब खोल ली। कुछ देर उस पर इधर उधर नजरें फिराती रही। फिर अचानक एक झटके से किताब बंद करके आशिता ने कबीर की तरफ देखा। यार ऐसा मत किया करो, पहले भी कितनी बार कहा है, किसी दिन हार्ट अटैक ही दे दोगी मुझे। कबीर अपना सीना मलता हुआ बोला। कबीर, ऐसा क्यों हुआ कि जमीन में नमक दबाने से वो पेड़ मर गया? उसके लिए नमक बहुत हार्मफुल था, सिंपल। ऐसा होता है। गांव की ही एक घटना सुनी थी मैंने कि किसी ने किसी से दुश्मनी भुनाने के चक्कर में उसके खेतों में नमक डलवा दिए। खेत बंजर हो गए इससे। मगर क्यों, मिट्टी में ही क्यों? अब यार पेड़ पौधे तो पूरी तरह अपनी मिट्टी पर ही सरवाइव करते हैं ना, उसी से जिंदगी और ऊर्जा मिलती है उन्हें। लेकिन यह अपने केस में काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि बाहर घूमते उस वैम्पायर का पेड़ कहाँ है, इसलिए। कबीर, तुम समझे नहीं, आशिता रोमांच से बोली। मैं पेड़ या वैम्पायर की बात नहीं कर रही हूं। तो फिर? हमारा सरदर्द एक और भी तो है ना, जो मिट्टी पर ही जीता है। सोचो। कबीर की आंखें हैरानी से फैल गई। कुछ देर बाद कबीर उस बॉक्स जैसे कमरे में था, वही जो सांझ का कमरा था। तुम्हें पक्का यकीन है ना कि वो डूना बीच में यहां नहीं टपक पड़ेगी? कबीर डरता हुआ बोला और अपनी जैकेट उतारने लगा। मुझे लगता है वो अब भी वेद के शरीर में है, उस वैम्पायर से उलझी हुई है, तभी वह वैम्पायर भी हमें नहीं दिख रहा है। अब चलो जल्दी करो, आशिता ऊपर से बोली। वो उस गड्ढे पर झुकी हुई थी और टॉर्च से अंदर रोशनी कर रही थी। कबीर ने अपनी जैकेट उतारकर फर्श पर रख दी। वहां बिखरी हुई मिट्टी उसमें रखने लगा। जल्दी करो, ऊपर से आशिता बोलती रही और बार बार कमरे के दरवाजे को देखती रही। कुछ देर बाद वो दोनों घर के लिविंग रूम में थे। वहीं फर्श पर उस मिट्टी का छोटा सा ढेर बना लिया था। काश हम और मिट्टी जुगाड़ कर पाते, मगर बाहर जाना सेफ नहीं। एक मिनट, कहानी में गमले का जिक्र था। क्या पता इस घर में कोई इंडोर प्लांट्स हो? कबीर हर तरफ देखता हुआ बोला। उन लोगों ने उस पूरे घर में ढूंढा और किचन की खिड़की पर उन्हें मिट्टी से भरी एक ट्रे मिल गई। किचन से ही आशिता ने एक स्टील की कटोरी और चम्मच भी उठा लिया। कबीर, तैयार? हाँ तैयार क्या, ओखली में सर दे ही दिया है। वैसे सोचा है अगर हमारा ये प्लान फेल हो गया तो क्या होगा? नहीं, क्योंकि मैं कभी तुम्हारी तरह सोचती ही नहीं, बोलकर आशिता ने एक गहरी सांस ली, खुद को मजबूत किया और चम्मच से उस कटोरी को बजाने लगी। कहानी मिट्टी में सांझ की मां निशा यही किया करती थी। वो इस तरह बच्चों को खाने की टेबल पर बुलाती थी। खासतौर पर सांझ को ये बहुत पसंद था। और एक तेज आवाज के साथ बाहर का दरवाजा खुल गया। कबीर ने धड़कते दिल से देखा, सांझ वहां खड़ी थी। वह आ गई थी। उसकी नजरें आशिता पर टिकी हुई थी। वो बहुत देर तक दरवाजे पर खड़ी उसे घूरती रही। आशिता ने कटोरी बजाना बंद नहीं किया। फिर वो धीरे धीरे चलती हुई उसके पास गई। लेकिन कबीर घर के दरवाजे पर खड़ा रहा। वो आंखें से कोड़े घर के बाहर कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। बाहर से कुछ अस्पष्ट सी आवाजें आ रही थी।
कुछ हो रहा था बाहर जो साफ साफ दिख नहीं रहा था, मगर कबीर को आभास था कि वो क्या हो सकता है। कुछ देर बाद वो मुड़ा और देखा कि सांझ आशिता के ठीक सामने खड़ी थी और उन दोनों के बीच मिट्टी का वो ढेर था जो उन्होंने खास उसके लिए तैयार किया था। मम्मा कहाँ है? क्या तुम मेरी मम्मा हो? वो फिर आशिता से बोली। उसकी नजरें उसके हाथ में थमे कटोरी चम्मच पर थी। वो सुनकर एक पल को आशिता ने भी वो सब महसूस किया जो वेद ने किया था। वो बच्ची है और खतरे में है, लेकिन फिर उसने खुद को मजबूत किया और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। फिर सांझ ने उस मिट्टी के ढेर को देखा। मम्मा हमेशा आपको मना करती है ना बाहर जाने से, मिट्टी में खेलने से। सॉरी, अब मम्मा मना नहीं करेगी। आशिता बहुत हिम्मत करके बोली। पहली बार सांझ मुस्कुराई। आशिता ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे उसे प्रोत्साहित कर रही हो। सांझ झुकी और उस मिट्टी से खेलने लगी। भारी रोमांच के कबीर उसे आंखें फाड़े देखता रहा और आशिता ने डर से आंखें भींच ली थी। कुछ देर तक तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका सारा प्रयास बेकार गया। कुछ भी नहीं हुआ और धीरे धीरे असर दिखना शुरू हुआ। उस मिट्टी में खेलता हुआ सांझ का शरीर भी धीरे धीरे मिट्टी में बदलकर झड़ने लगा। वो जैसे मिट्टी की ही बनी हुई कोई खिलौना थी जो वापस मिट्टी में बदल रही थी। वह मिट्टी में बदलकर धीरे धीरे गिर रही थी, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला था तो वो थे उसके चेहरे के भाव। उसी आनंद से, उसी मजे से वो उस मिट्टी में खेलती रही, बिना इस बात की परवाह किए कि इस बार मिट्टी उसे शक्ति देने की जगह नुकसान पहुंचा रही थी। और खेलते हुए धीरे धीरे वो पूरी तरह से मिट्टी में बदल गई। वो मिट्टी का ढेर अब भी वहीं था, मगर सांझ जा चुकी थी। वो गायब हो चुकी थी। वो उसी मिट्टी में समा गई थी जिससे उसका जन्म हुआ था। कबीर भी वहां पास में पहुंचा। तो ये इसका तोड़ था, नमक? वह हैरानी से बोला। शायद, इसलिए हमें दादी नानी की कहानियां सुननी चाहिए। क्या पता कब कहां क्या काम कर जाए। अब मुझे भी याद आ रहा है, मैंने भी कहीं पढ़ा सुना है इस बारे में। लोग अपने घरों को काले जादू से बचाने के लिए घरों के चारों तरफ नमक का घेरा बनाते हैं। और डूना भी काले जादू की देन थी, और शायद ये मिट्टी भी नमक मिलने से जानलेवा हो गई थी उसके लिए। मुझे लगता है ये गई। एक और अजूबा गया उस किताब का, है ना? हाँ कबीर, वो गई। आशिता ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें भी वेद की तरह उसे बचाना था क्या? नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। हमने उसे छला था। वो डायन थी, लेकिन साथ ही बच्चा दिमाग भी। ये तो वही बात हुई कि किसी को उसकी मनपसंद डिश में जहर मिलाकर दे दूं। सांझ को भी मिट्टी से खेलना पसंद था। शायद उसकी कमजोरी थी ये। हमने भी उस मिट्टी में नमक मिला दिया और किस्मत अच्छी थी कि ये काम कर गया, वरना वेद की तरह ही वो वैम्पायर हमें भी चूस जाता। कबीर सख्ती से बोला। आशिता ने चौंक कर सर उठाया। क्या? ये क्या बोल रहे हो? हाँ, मैंने खुद देखा। सही थी तुम। वेद अब तक उस वैम्पायर से उलझा हुआ था, इसीलिए वो वैम्पायर भी हमें घर के पीछे वाली उस खिड़की से नहीं दिखा। वो तो यहाँ था ना। और जब तुमने सांझ को बुलाने के लिए कटोरी बजाई तो वो वेद का शरीर छोड़कर यहाँ आ गई। वेद अब तक सांझ की शक्तियों की वजह से ही उस वैम्पायर के सामने टिका हुआ था। मुझे ठीक ठीक तो नहीं दिखाई दिया, मगर शायद अब उस वैम्पायर ने उसे मार डाला है। कबीर बाहरी दरवाजे की तरफ देखता हुआ बोला, और आशिता ने सदमे से उसे देखा। मुझे अफसोस है, वेद के साथ गलत हुआ, मगर देखा जाए तो उसी ने हमें यह मौका दिया, वरना हम ये सब नहीं कर पाते। सोचो, सांझ यहाँ होती तो उसके उस बॉक्स जैसे कमरे से मिट्टी लाना, उसमें नमक मिलाना, ये सारा इंतजाम हो पाता? वेद हमारी मदद करने ही आया था, और वो उसने बाखूबी किया।
कबीर बोला और उस मिट्टी के ढेर को देखा। सांझ का पता लगाने से लेकर उसे खत्म करने तक उसने हमारी मदद की। सांझ के रूप में कहानी का एक और अजूबा खत्म हुआ। चलो अब बाकियों को देखते हैं, कबीर बोला और आशिता का हाथ पकड़े ऊपर को चल दिया। उनके जाते ही उस चारों तरफ से बंद घर में जाने कहां से एक तेज हवा का झोंका आया और वो मिट्टी उड़ने लगी। उड़ते उड़ते जैसे हवा में ही घुल गई। अब सब शांत था। वहां मिट्टी का ढेर गायब हो चुका था। कबीर और आशिता एक बार फिर उसी कमरे में थे। कबीर फिर अपनी कुर्सी पर बैठा और खुद को निढाल छोड़ दिया। आशिता फिर उस खिड़की के पास गई और बाहर देखा। सही थे तुम, वो वैम्पायर फिर आ गया, इधर ही घूर रहा है, वो नीचे देखती हुई बोली। जाने दो उसे और खिड़की बंद कर दो। आओ फिर से जो कर रहे थे करते हैं। निठल्लों की तरह बैठकर सियाह के किसी नए नमूने का इंतजार। चलो आओ, कबीर बोरियत से बोला और जम्हाई ली। आशिता भी आकर वहीं बैठ गई। आशु, सोच रहा हूं अगर हम यहां से बाहर नहीं निकल पाए तो क्या होगा। क्या होगा मतलब? आशिता सकपकाई। हम यहीं रहेंगे हमेशा, वक्त थमा रहेगा, न तुम्हारे बाल पकेंगे न मेरे घुटने खराब होंगे। ये घर हमारी छोटी सी प्यारी सी दुनिया होगा। तुम हमारे लिए बालों वाली मैगी बना दिया करना, हम आए दिन सियाह के नमूनों से मिलते रहेंगे। हम यहीं रहेंगे, पति पत्नी और वो की तरह। वो? अब यहाँ वो कौन है? वो भाई साहब जो बाहर मुंह से खून टपकाते घूम रहे हैं। और क्या, लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं ना, हम अपने इस नए घर में वैम्पायर पालेंगे। कबीर, आशिता हंस दी। चलो ढूंढो कुछ उस किताब में, वैसे भी बिना ढूंढे थोड़ी देर में कुछ ना कुछ गले पड़ेगा ही, कबीर कड़वाहट से बोला। कबीर अब बस, मैं भी तो फंसी हूं ना यहाँ, तुम ऐसी फ्रस्ट्रेशन भरी बातें मत किया करो। जो भी हो रहा है हम फेस कर रहे हैं ना, आशिता कुछ गंभीर लहजे में बोली। अच्छा ये ढूंढो कि इस किताब में सियाह की अपनी कोई कहानी नहीं है क्या? काश की हो और इस बार उसी से सीधे हमारा सामना हो जाए। तो तुम वाकई इस सियाह से मिलना चाहते हो? हाँ, तभी तो उसकी नाक पर मुक्का मार पाऊंगा, या उसे बाहर घूमते उस पिशाच के सामने धक्का दे पाया तो भी खुद को धन्य समझूंगा, कबीर बनावटी रोमांच से बोला और आशिता हंस दी। सियाह की अपनी कहानी तो नहीं इसमें, मगर कुछ लिखा है जो काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये किसी कहानी की लाइंस है। इंटरेस्टिंग? सुनाओ फिर, कबीर उसी बुझे मन से बोला। आशिता ने गला साफ किया और पढ़ने लगी। एक लेखक की हर कहानी उसका ही कोई ना कोई किस्सा होती है, या तो उसकी असल जिंदगी में या फिर उसके दिमाग में। तो तुम्हारा मतलब ये सियाह भी भूतों के बीच भटकता रहता है, तभी इस तरह की कहानियां लिख रहा है और सबका जीना हराम कर रखा है, कबीर झुंझला कर बोला। कबीर, तुम बार बार उखड़ क्यों जा रहे हो? बात ही तो कर रही हूं ना मैं। सॉरी, वो धीरे से बुदबुदाया। वैसे एक बात दिमाग में आई है। क्या? ये घर न तो गौरव अनन्या का है, न सांझ का, न उस वैम्पायर का, लेकिन ये सारे अजूबे यहाँ इस तरह प्रकट हो रहे हैं जैसे ये घर इन्हीं का हो। तो इस घर का इन कहानियों से कुछ संबंध जरूर है। होगा। तो ये नहीं हो सकता कि उस वैम्पायर का पेड़ भी हमें इसी घर के पीछे मिले, क्योंकि उस कहानी में भी घर के पीछे ही वो पेड़ मौजूद था जहां चौकीदार के बेटे ने फांसी लगा ली थी। मान लो हुआ तो उससे क्या? अरे एक बार पता तो चले, कुछ जुगाड़ करेंगे ना, अभी सांझ का किया ना। ठीक है आशिता, मगर कौन जाए बाहर उस पेड़ को देखने? घर से कदम बाहर रखते ही वो वैम्पायर हम पर झपट पड़ेगा, और खिड़की से ज्यादा कुछ दिखता भी तो नहीं, कबीर परेशानी से बोला। आशिता सोचती रही। कबीर, हम छत पर चलते हैं। वो दोनों छत पर आ गए। पहले डर रहे थे कि ये सुरक्षित होगा कि नहीं, फिर लगा
वो वैम्पायर छत पर भी शायद न आ सके। ये भी तो घर की हद ही हुई ना। और अगर आया तो पलटकर भागने के लिए भी वो दोनों तैयार थे। छत पर आकर उन्होंने हर तरफ देखा। एक और खौफनाक मंजर बाहें पसारे उनका इंतजार कर रहा था। वो घर के पीछे देखने की कोशिश कर रहे थे कि वहां कोई पेड़ है या नहीं, मगर कुछ भी देख पाना संभव ही नहीं था। उस घर को चारों तरफ से गहरी धुंध ने घेरा हुआ था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ही अजीब, डरावना दृश्य था वो। हर तरफ अंधकार और धुंध। कबीर, ये घर इसी दुनिया का है ना? आशिता मरे स्वर में बोली। मुझे लगता है ये भी सियाह की करतूत है। और क्या, चलो वापस नीचे चलें। ये देखकर मुझे उल्टी आ रही है। कबीर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। वापस वो दोनों सियाह के कमरे में आ गए। आशिता बोरियत से किताब के पन्ने पलटती रही। कबीर यही सोचता रहा कि अब कौन सी नई मुसीबत उनके गले पड़ने वाली है। बार बार उसे बाहर फैली धुंध का भी ध्यान आता और वह उसे दिमाग से झटक देता। लेकिन बहुत देर हो गई और कुछ भी नया या अजीब नहीं घटा। कबीर एक बार कमरे के बाहर भी गया, मगर सब शांत था। लेकिन जब वो अंदर लौटा तो देखा कि आशिता एक नई दिलचस्पी के साथ उस किताब को देख रही थी। लगता है कि कुछ हुआ, कुछ मिला, है ना? कबीर उसकी बगल में बैठता हुआ बोला। कुछ नहीं कबीर, बहुत कुछ मिला। अब मेरी समझ में आ रहा है ये सब क्यों हो रहा है। गलती शायद सियाह की भी नहीं है। क्या? ये देखो, आशिता किताब उसकी तरफ बढ़ाती हुई बोली। ये कहानी उसी वैम्पायर वाली कहानी का सीक्वल लग रही है। पहले मैं इसे नहीं ढूंढ पाई थी क्योंकि इसका नाम बिल्कुल अलग है। कबीर ने देखा कि इस कहानी का नाम टी टेबल था। ये उस वैम्पायर के बदला लेने के बाद की कहानी। आशिता ने पढ़ना शुरू किया। वैम्पायर अपना बदला ले चुका था। उसने उस परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला था। वो फिलहाल चौकीदार के बेटे के शरीर में था। वही बेटा जो उस वृक्ष से फांसी लगाकर लटक गया था। जब तक वो उसके शरीर में नहीं आया था तब तक उसका बसेरा वो पेड़ ही था, मगर अब उसके पास एक शरीर था। वो अन्य कई जगहों पर जा सकता था, शिकार कर सकता था। उसने वह जगह छोड़ दी। वो घर एक बार फिर वीरान हो गया। कुछ सालों बाद वहां उस घर का एक नया मालिक आ गया। वो एंटीक वस्तुओं का व्यापारी था। वो वहां शांति से रहता। घर के पीछे अब भी वो पुराना वृक्ष मौजूद था, जिसकी वजह से घर के पहले मालिक के साथ वो सब कुछ हुआ था। एक दिन उस व्यापारी का एक दोस्त उससे मिलने आया। उसे भी लकड़ियों की समझ थी। उसने भी फौरन पहचान लिया कि वो पेड़ बहुत ही कीमती लकड़ी का था। उसने अपने दोस्त से कहा कि वो उसे उस पेड़ को काटने दे, बदले में वो उसे मुंह मांगी कीमत देगा। व्यापारी खुद भी बेहद संपन्न था। उसे भला पैसों की क्या जरूरत होती। उसने बस अपने दोस्त की बातों का मान रखा और उसे उस पेड़ को काटने की इजाजत दे दी। क्या? और वो वैम्पायर? कबीर बीच में बोल पड़ा। वह तो अब आजाद था ना, चौकीदार के बेटे के शरीर में। वो उस पेड़ को छोड़ चुका था। ओके, आगे सुनो। पेड़ कट गया। उस व्यापारी का दोस्त उसे लेकर अपनी वर्कशॉप पर आ गया। पेड़ बहुत पुराना था, सो उससे उसे बेशुमार उम्दा लकड़ियां मिली। उसने कई खूबसूरत चीजें डिजाइन की और बनवाई। इस बार कोई अड़चन नहीं हुई, मगर वो पिशाच उस पेड़ में बसने वाली इकलौती शक्ति नहीं थी। ले, हो गया सियापा, कबीर बोला। आशिता आगे कहानी पढ़ती रही। एक शाम वो व्यापारी कहीं से लौटा तो उसे उसके उसी दोस्त का भिजवाया एक कीमती खूबसूरत तोहफा मिला। एक छोटी सी बेहतरीन नक्काशी युक्त टेबल, एक टी टेबल। वो उसी पेड़ की बची हुई लकड़ी से बना था। वो व्यापारी उस टेबल को पाकर बहुत खुश हुआ। अगली सुबह वो घर के बगीचे में बैठा चाय पी रहा था। तभी एक खरगोश उसके पैर के पास आकर गिरा। व्यापारी ने हड़बड़ाकर ऊपर देखा तो उसे दूर आकाश में उड़ती हुई एक आकृति नजर आई।
कोई शिकारी पक्षी, बाज वगैरह था शायद। उसी के पंजे से छूटकर ये खरगोश नीचे गिरा था। व्यापारी को उस पर दया आ गई। वो खरगोश बुरी तरह घायल था, शायद मर भी जाता। वो जल्दी से उसे लेकर घर के अंदर आया, उसे एक मेज पर रख दिया, फिर कुछ दवा वगैरह ढूंढने लगा। जब वो पानी और दवा के साथ लौटा तो देखा कि खरगोश भला चंगा लग रहा था। वह इधर उधर फुदक रहा था। व्यापारी को देखकर बहुत हैरानी हुई। मतलब अभी कुछ देर पहले तक तो वो खरगोश सीधा मौत के मुंह में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा था, और अब उसके सारे जख्म भर चुके थे और वह ठीक था। व्यापारी को एक हल्का सा शक हुआ। तभी व्यापारी को उसका नौकर नजर आया, जो हाथ में चूहेदानी पकड़े बाहर जा रहा था। उसमें एक मरा हुआ चूहा था। व्यापारी ने उससे वह चूहेदानी ले ली और नौकर को वहां से चलता किया। फिर धड़कते दिल से उसने उस चूहे को उस टेबल पर रख दिया। वो उसे देखता रहा और कुछ देर बाद ही वह चूहा भी जीवन के लक्षण दिखाने लगा। वो भी जी उठा था। फिर उस व्यापारी का ध्यान गया, ये तो वही टी टेबल थी जो उस पेड़ की लकड़ी से बनी थी, जो उसके दोस्त ने उसे बतौर तोहफा भेजी थी। आशिता ने पढ़ना बंद करते हुए कबीर की तरफ देखा। तो मतलब ये भी उस पेड़ की कोई खूबी थी। उस टेबल पर जो भी मरी हुई चीज रखी जाती वो जी उठती। कबीर आश्चर्य से बोला, तो इसका इन सब से क्या लेना देना? मतलब हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उन बातों से? कबीर, हमें ये सियाह की किताब कहाँ मिली थी, याद है? आशिता उसकी तरफ झुकी और धीमे कांपते स्वर में बोली। कबीर की नजरें स्वतः ही उस गोल नक्काशीदार मेज पर पड़ी। जब वो उस कमरे में आए थे तो उन्हें सियाह की किताब इसी मेज पर रखी मिली थी। कबीर और आशिता उस टेबल को घूरने लगे। वो टेबल जो वो जब से वहां आए थे उन्हें बस एक सामान्य टेबल नजर आ रही थी। आशिता, क्या मतलब है तुम्हारा? इस टेबल पर सियाह की किताब रखी थी इसलिए इसकी कहानियां जिंदा हो गई। तो क्या ये वही टेबल है जिसका जिक्र इस किताब में है? कबीर पगलाए स्वर में बोला। उसे अब किसी भी बात का भरोसा नहीं रह गया था। कुछ भी हो रहा था। वो किताब ही क्यों कबीर, इस टेबल पर रखे इस लैम्प को भी तो देखो, ये भी तो कब से जले जा रहा है, ये क्यों नहीं बुझता? आशिता उस लालटेन को घूरती हुई बोली। बात तो सही थी, तब से लेकर अभी तक बुझना तो दूर, उसकी रोशनी मध्यम तक नहीं पड़ी थी। कबीर ने जल्दी से उस किताब को उस मेज से उठाया और एक कुर्सी पर फेंक दिया। अब ये करने का कोई फायदा नहीं, बस एक बार चीजें जिंदा हो गई तो हो गई, आशिता बोली। कबीर वहीं सर पकड़कर बैठ गया। आशिता उस लालटेन को घूरती रही। चलो उठो, चलो यहां से, इस पागलपन से दूर। मुझे अब कुछ भी नहीं जानना, जो जान लिया वह काफी है। आशु चलो। कबीर उठ खड़ा हुआ और आशिता का हाथ पकड़ लिया। आशिता भी उसके साथ चल दी। वो नीचे आ गए। आशिता सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर बैठ गई। कबीर वहीं बेचैनी से चहलकदमी करने लगा। ठीक बोल रही थी तुम, हमें नहीं पड़ना इस पचड़े में कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमें बस उस वैम्पायर का कोई इलाज करना है और इस घर से बाहर निकलना है। कबीर बेहद आंदोलित स्वर में बोला। कैसे जाएंगे कबीर, हमारे पास तो कोई गाड़ी तक नहीं। हमारी गाड़ी तो खराब हो गई थी, याद है? आशिता सर पकड़े हुए बोली। कबीर सोचता रहा, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। आशु, वो वेद और उसका सब इंस्पेक्टर भी तो आए थे ना यहाँ, और वो दोनों कोई कैरेक्टर नहीं, असली लोग थे। उनकी जीप होगी बाहर, हम उससे जा सकते हैं। अरे मगर जीप तक पहुंचे कैसे? तभी चहलकदमी करते हुए कबीर का पैर किसी चीज पर पड़ा और वो कुछ लड़खड़ा गया। अरे अरे संभल के, आशिता बोली। कबीर ने नीचे देखा तो पाया वो वेद की सर्विस रिवॉल्वर थी। शायद जब वो उसे सांझ के पीछे बाहर जाने से रोक रहा था तब झूमा झटकी में ये यहीं गिर गई थी। कबीर ने उसे उठा लिया और बाहर की तरफ देखा। वह गंभीरता से कुछ सोचने लगा। क्या सोच रहे हो? वैम्पायर को शूट करोगे इससे? कुछ कुछ उसका मतलब समझती हुई आशिता बोली।
नहीं, शूट नहीं, कुछ और। कबीर दृढ़ता पूर्वक बोला। क्या? आशिता, मुझे लगता है अब समय आ गया है उस वैम्पायर को इनवाइट करने का, उसे अंदर बुलाने का। क्या पागल हो गए हो तुम? आशिता दहशत से बोली और उठ खड़ी हुई। मेरी बात सुनो, उसकी बात काटता हुआ कबीर बोला और उसे सब समझाने लगा। कुछ देर बाद आशिता ने कांपते हाथों से घर के मुख्य दरवाजे को अंदर से खोला। वो पिशाच ठीक सामने ही खड़ा था, लगभग 9-10 फीट की दूरी पर। वो अंदर ही घूर रहा था। आशिता वहां से हट गई और धीरे धीरे घर के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा तनाव और दहशत से खिंचा हुआ था। कबीर जो करने जा रहा था वो वाकई बेहद जोखिम भरा था। तभी कबीर ने सामने देखा और हाथ से उस पिशाच को कुछ इशारा किया। उस पिशाच ने हैरानी से उसे घूर कर देखा। क्या कबीर उसे अंदर बुला रहा था? कुछ पल ठहर कर कबीर ने फिर वही इशारा किया और पिशाच थोड़ा ठिठका। आखिर वो इंसान उसे अंदर क्यों बुला रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? वो बस कुछ कदम आगे बढ़ा। कबीर ने फुर्ती से वो गन आगे कर दी। पिशाच की नजर उस गन पर पड़ी तो उसके भयानक चेहरे पर और भी क्रोध दिखने लगा। कबीर का गन को थामा हुआ हाथ कांप रहा था। उसने फायर करने की कोशिश की मगर गोली नहीं चली। बार बार कोशिश की मगर गोली नहीं चली। लग रहा था जैसे वो अटक गई हो। तभी बाहर जोर से बिजली चमकी। उस रोशनी में उस पिशाच के चेहरे पर साफ साफ एक क्रूर तिरछी मुस्कान दिखी। मूर्ख इंसान, उसे बंदूक से मारने चला है और तो और शेखी बगाड़ते हुए उसे अंदर आने का निमंत्रण तक दे डाला। अब मरेंगे, ये दोनों मरेंगे। पिशाच बड़े आराम से टहलते हुए घर के अंदर आने लगा। कबीर पूरी तरह बौखला गया और इधर उधर देखने लगा। गन चली ही नहीं। वह पलटकर भागा लेकिन पिशाच आराम से अंदर आ रहा था। भागे जितना भागना है, भला उससे कोई कैसे भाग सकता है। वो जैसे ही अंदर आया, सामने का दरवाजा भी झटके से बंद हो गया। वो आशिता ने बाहर से किया था। पिशाच को यह निहायत ही बचकाना लगा। वह कबीर को ढूंढने लगा जो कि पिछले दरवाजे से निकलकर बाहर दूर पर खड़ा था। उसके पीछे एक जिप्सी भी खड़ी थी। अरे, ये तो उन्हीं दोनों पुलिसकर्मियों की जिप्सी थी। इसी में बैठे उस सब इंस्पेक्टर का शिकार किया था उसने। ये जिप्सी इसके पास। और तभी पिशाच की नजर कबीर पर पड़ी जिसका गन वाला हाथ सामने उसी की तरफ तना हुआ था और अब जरा भी कांप नहीं रहा था। साथ ही उसके चेहरे पर थी एक विजयी मुस्कान। सेकंड के 100वें हिस्से में जैसे उस पिशाच की समझ में आ गया कि कबीर ने उसे लल्लू बनाया था। गन न चलना, कबीर का हड़बड़ाना, वहां से भागना, ये सब बस ड्रामा था। अपने अहंकार के हवाले वो पिशाच बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। कबीर हंसा और गोली चला दी। एक भयंकर विस्फोट हुआ और घर के परखच्चे उड़ गए। बाहर जाने से पहले आशिता ने कुकिंग गैस के नॉब खोल दिए थे। कबीर जल्दी, आशिता बोली। कबीर उस जिप्सी में बैठ गया। आशिता ही पिछले दरवाजे से निकलकर उसे वहां तक लाई थी जब कबीर उस पिशाच को भटकाए हुए था, जब उस पिशाच का पूरा ध्यान कबीर पर था। क्या वह खत्म हो गया? आशिता हांफती हुई बोली। वो दोनों ही पीछे मुड़कर देख रहे थे। घर धू धू करता हुआ जल रहा था। उसका एक बड़ा हिस्सा ढह गया था। पता नहीं, मर तो जाना चाहिए। अरे यार, जो भी हो, कुछ देर को तो उससे पीछा छूटा ना। चलो अब जल्दी करो, कबीर चिल्लाया। आशिता ने जीभ बढ़ा दी। उस वक्त का रोमांच उनकी बर्दाश्त के बाहर था। वो अंततः उस घर से आजाद हो चुके थे। वो उस मनहूस कैद से बाहर थे। वो उस भूल भुलैया से आजाद थे। वो उस घर से काफी दूर आ चुके थे जब एक जोरदार आवाज हुई। आशिता ने जिप्सी रोक दी और वो दोनों ही मुड़कर देखने लगे। उस जलते हुए घर के मलबे को हटाते हुए वो पिशाच बाहर आ गया था। वो छत के एक सलामत टुकड़े पर खड़ा था। उसके शरीर से भी लपटें उठ रही थी मगर वो बुरी तरह गुर्रा भी रहा था। ओह नो, ये जिंदा है, ये तो बाहर भी आ गया, आशिता दहशत से बोली।
अरे चलो जल्दी करो, कबीर चीखा। आशिता ने एक्सीलेटर पर पैर मारे। तभी माहौल में गूंज उठी उस पिशाच की एक भयानक गुर्राहट भरी चीख। और अब की बार जो नजारा सामने आया वो किसी को भी पत्थर की मूरत बना देने के लिए काफी था। छत पर खड़े उस पिशाच ने फैलाए अपने 2 विशालकाय पंख और एक झटके से आसमान में पहुंच गया। वो तेरी साला चमगादड़, ये तो उड़ भी सकता है। आशिता जल्दी, कबीर दहशत से चीखा। आशिता भी गाड़ी भगाए जा रही थी। उनके पीछे था वह जलता हुआ पिशाच जो उनकी तरफ आता हुआ किसी जलते हुए उल्कापिंड जैसा दिख रहा था। काफी दूर तक उसने उनका पीछा किया, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पाया। उसके पंख भी जल रहे थे और वह ठीक तरह से उड़ नहीं पा रहा था। वह बीच में ही गिर गया और शांत पड़ गया। कबीर और आशिता ने पीछे मुड़कर देखा और उनका रोम रोम खुशी से झूम उठा। इस तरह उस रात की इस आखिरी मुसीबत से भी उनका पीछा छूट चुका था। सारे अजूबे खत्म हो चुके थे। सियाह की किताब, वो घर, सब कुछ। यस यस, हम बच गए, yippee, गुड बाय मिस्टर सियाह। लेकिन जिप्सी अब भी चल रही थी और ऐसे में आशिता का पीछे मुड़कर देखना भारी पड़ गया। आशिता नहीं, ओह शिट, बचो। एक और हादसा हो गया। गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। वो भूल गए थे कि उनकी सारी मुसीबतों की फहरिस्त में बस सियाह की वो किताब ही नहीं है, मुसीबतें बिना उसके भी आ सकती है। कुछ पल को जैसे वाकई सियाह अंधेरे ने घेर लिया हो। किसी की कुछ समझ में नहीं आया। गाड़ी से धुआं निकल रहा था और उसका सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। कुछ देर बाद कबीर को कुछ होश आया। उसकी आंखें धुंधला गई थी। कभी सब कुछ दिखता तो कभी गायब हो जाता। आशु, कबीर कराहते हुए बोला। आशिता का सर स्टीयरिंग पर लुढ़का हुआ था। कबीर भी अपनी तरफ के गेट में फंस गया था। उसने हाथ बढ़ाया, वो उसे छूना चाहता था, मगर उस पर बेहोशी तारी हो रही थी। ये क्या हो रहा है? सब धुंधला रहा है। मानो कई सदियों बाद कबीर की आंखें खुली। उसने छत को देखा। वो एक मध्यम रोशनी का कमरा था, शायद किसी अस्पताल का रहा होगा। कबीर उठ बैठा। उसने किसी तरह अपने चकराते हुए सर पर काबू पाया। कुछ देर बाद उसकी नजरें स्थिर होकर सामने पड़ी। उसने 1 मील लंबी चैन की सांस ली। सामने आशिता हाथ बांधे खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। उस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वह बिल्कुल ठीक लग रही थी। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। थैंक गॉड तुम ठीक हो। पता है मैं कितना डर गया था, कबीर बोला। मगर तभी फिर उसका सर घूमने लगा। रह रहकर वो कमरा और सामने खड़ी आशिता, सब कुछ कभी धुंधला जाता तो कभी दिखने लगता। क्या हो रहा है मुझे? कबीर सर पकड़ता हुआ और पलके झपकाता हुआ बोला। मैं बेहोश हो रहा हूं क्या? नहीं कबीर, असल में तुम अब होश में आ रहे हो, आशिता दृढ़ स्वर में बोली। तो क्या? खैर छोड़ो, हमारा पीछा छूटा उस सियाह की कहानियों से। कबीर जबरन मुस्कुराया। आशिता ने उसे देखा तो वो नजरें चुराने लगा। तो तुम सचमुच पीछा छुड़ाना चाहते हो? वो बोली और कबीर अपना सर मलने लगा। अब सब ठीक हुआ आशु, हम चलते हैं और हम बस करो कबीर, तुम्हारी चीटिंग की वजह से ही ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वरना सब ठीक होता। और कहाँ जाओगे तुम और कितनी कहानियां बनाओगे? अब बस, आशिता बोली। कबीर ने उसे देखा। कभी आशिता की आवाज सुनाई देती तो कभी बस उसके होंठ हिलते, कभी वो दिखाई देती तो कभी धुंधला जाती। कबीर आगे बढ़ा और उससे कसकर लिपट गया। नहीं, तुम नहीं, बस तुम नहीं, प्लीज मत जाओ, वो गिड़गिड़ाने लगा। सब ठीक हो जाएगा कबीर, बस एक बार होश में आ जाओ। आशिता उसका सिर सहलाने लगी। कबीर ने कसकर आंखें बंद कर ली, जैसे वो अपने किसी सुनहरे ख्वाब के बीच हो और भोर होने लगी हो। जैसे उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा हो कि ये सब एक सपना है। नींद की नाजुक पत्ती पर रखा किसी बूंद की तरह उसका वो सपना अब कभी भी नीचे गिर जाएगा, बिखर जाएगा
सब कुछ जैसे एक पतले से धागे पर झूल रहा हो, वो कभी भी टूट जाएगा। कुछ छूट रहा था, कुछ जा रहा था। उसे लग रहा था उसके भीतर एक अथाह गहरी खाई है जिसमें कुछ गिर रहा था, कुछ ऐसा जो उसके लिए बेशकीमती था, जिसे वह हाथ बढ़ाकर पकड़ना चाहता था, मगर वो उसकी कांपती उंगलियों को छूकर फिसल गया था। आशिता का हाथ उसके हाथ से छूट रहा था और ये हो गया। अगले ही पल कबीर के पूरी तरह होश में आते ही उसके हाथों में बस हवा थी। आशिता भी जा चुकी थी। कबीर जोर से चीखा और हर तरफ ढूंढने लगा और फिर धीरे से उसके कानों में आशिता फुसफुसाई, मुझे जाने दो कबीर, इस सिलसिले को पूरा होने दो। मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हारी चेतना हूँ, तुम्हारी कल्पना हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे अंदर हूँ। मैं भी तुम्हारा गढ़ा हुआ एक किरदार ही हूँ। हाँ तुम्हारा, क्योंकि तुम ही सियाह हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आ रही हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।